रावल रतन सिंह, ठीक है। 1301 से 1303, 2 ही साल रहा भाई, ठीक है। अब यहां पर लिखना थोड़ा बंद कर दो, मैं कुछ यहां पर बातें करना चाहूंगा आपसे, इसी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा और आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि साहब जो इतिहास में हमें बताया गया है वो किस हद तक सही है। तो यहां पर मैं सारी बातें एक बार पहले कर देता हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो रावल रतन सिंह जी के बारे में बात करते हैं। रतन सिंह जी की एक रानी पहले ही थी। हमें कहानियां सुनने को मिलती है कि साहब इनके पास में एक हीरामन नामक तोता आया। हीरामन, हाँ ठीक है। तो एक हीरामन नामक तोता आया, वो तोता जो कि बोलता है, हीरामन प्रजाति होती है, वो तोता बोलता है, ठीक है साहब, इंसान की तरह बोलता है, ठीक है साहब। तो वो तोता आया उड़ता हुआ और रतन सिंह के कान में जाकर के श्रीलंका के अंदर, सिंगल द्वीप किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका के अंदर वहां की एक गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री है, रानी चंपावती की पुत्री, राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री है पद्मिनी। उसकी सुंदरता का बखान करता है एक हीरामन तोता, किसके कान में? आपके रतन सिंह के कान में। यह कहानी लिखता है कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहानी लोगों से सुनी और हमारे राजस्थान के लोग कहानियां बनाने में बड़े माहिर हैं, फेमस हैं। आई बात समझ में? आप कभी गांव जाओगे, गांव के अंदर कभी बड़े बुजुर्ग के पास बैठोगे तो वो कहानियां बताएंगे, अरे थामो काई होया करे भैया, मैं माँ का जीवन में मैं थाका जितना आनी है तो भाई साहब 100 किला की बोरी तो यूं का यूं एक हाथ उठाकर कंधा मेल लेता। ऐसी बातें करते हैं गांव के लोग आज भी, जिनसे आज गिलास भी नहीं उठ रहा। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी उम्र में थे तो एक पूरी गेहूं की बोरी एक हाथ से कंधे पर रख लिया करते थे। ऐसी कहानियां बहुत सुनने को मिलेगी आप राजस्थान के गांव में जाओगे तो गांव वालों ने कहानी बनाई, उसने लिख दी। तो मुझे बताओ कि हीरामन तोता, एक तो तोते की इतना लंबा उड़ने की 1000-2000 किलोमीटर दूर है चित्तौड़ से श्रीलंका। तोते की एक बाज कह लो, चील कह लो, तो समझ में आता है कि इतना लंबा उड़ने की कैपेसिटी इनकी होती है। तोते की इतनी लंबी उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं, चमत्कारी तोता है, उड़ गया। क्या रास्ते में उसे कोई और नजर नहीं आया जो रतन सिंह के ही कान में आकर के फुसफुस की उसने? है भाई, रतन सिंह के ही कान में आकर के क्यों कहा उसने? रास्ते में भाई केरल आया होगा, आगे कर्नाटक आया होगा, महाराष्ट्र आया होगा, गोवा आया होगा, गुजरात आया होगा, फिर राजस्थान आया होगा। इतने स्टेट क्रॉस करके आकर के नहीं, तेरे ही कान में कहूंगा जो कहूंगा, है। तो ये कोरी कल्पनाएं हैं। एक कल्पना जो कि आपने वो पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें जैसे बताया गया कि साहब उनकी जो पहली रानी है वो अपनी किसी एक दासी के गले में एक मोतियों का हार देखती है, या किसी के गले में एक मोतियों का हार देखती है। वो उसे पूछती है कि ये मोती बड़े शानदार लग रहे हैं, ये मोती तू कहां से लाई है? कि साहब ये तो मेरे पति थे, वो सिंगल द्वीप गए थे बिजनेस के सिलसिले में, तो वहां से लेके आए। सिंगल द्वीप के तट पर, वहां पर समुद्र के तट पर ही ऐसे विशेष मोती मिलते हैं। रानी मुंह फुला करके बैठ जाती है। रतन सिंह जी आते हैं, काई बात है गी? तो कि साहब मेरे को तो चाहिए तो यही मोती चाहिए। आई बात समझ में? मेरे को चाहिए तो यही मोती चाहिए, इसी मोती की माला पहननी मुझे। तो हमें बताया गया कि रतन सिंह वो मोती लेने के लिए जाता है भाई साहब, कहां पर? सिंगल द्वीप में जाता है और वहां जाकर के वो दर्शन करता है किसके? पद्मिनी। उसकी सुंदरता से मोहित होता है, लेने गया था मोती और मोतियों की माला पहनी हुई लुगाई दूसरी ले आता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि भाई साहब फिल्म बनाने वालों थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर लिया करो। वो राजा है, उसकी सेना होती है, उनके सेनापति होते हैं, वो खुद जाएगा। कल को तो राजा के घर में आटा खत्म हो गया तो गेहूं का कट्टा लेकर के खुद ही जाएगा कि राजा जी सलाम, कहां जा रहे हो? अरे यार घर में आटा खत्म हो गया, जो भाई साहब गेहूं पिसा लो। अरे नौकर है उनके, वो जाएंगे वहां पर, इतनी सेना है उनकी, वो जाएंगे वहां पर लेने। राजा अकेला क्यों जाएगा लेने? है कोरी कल्पनाएं हैं हमारे जो राजस्थानी से। अच्छा, आरपीएससी भी ये मानती है कि ये सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, जबकि वास्तविकता ये है, हमारे राजस्थानी साहित्यकार ये मानते हैं कि जो पद्मिनी है
वो बीकानेर के अंदर, आज का जो बीकानेर जिला है उसमें एक जगह पड़ती है पुगल, पुंगल भी कहते हैं उसको। पुंगल जो है वहां के जो ठिकानेदार थे भाटी, उनकी पुत्री थी। आई बात समझ में? पुंगल के भाटी की पुत्री थी कौन? पद्मिनी। इसलिए कहते हैं कि पुंगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जलम ली और परनीगढ़ चित्तौड़। ये दोहा लिखा हुआ भी है, पुंगल गडरी पद्मिनी। पुंगल यानी कि उस समय जैसलमेर रियासत का भाग हुआ करता था, अभी बीकानेर जिले में है पुंगल। और पुंगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़, पुंगलगढ़ की पद्मिनी, हे पुंगलगढ़ की पद्मिनी, तू इन सभी रानियों में, तेरे समकालीन रानियों में सिरमौर है, सबसे बड़े है। जैसलमेर जलम लियो, जैसलमेर रियासत का भाग था, इसलिए जैसलमेर जलम लियो, जलम मतलब उसने आज जन्म लिया, पुंगलगढ़ में तूने जन्म लिया, परनीगढ़ चित्तौड़, तूने शादी चित्तौड़ में करी। आई बात समझ में? तो ये माना जाता है। लेकिन आरपीएससी, मैंने बताया कि आरपीएससी माई बाप है, वो कहती है दिन को रात तो हमें भी रात कहना है, और वो रात को दिन कहे तो हमें भी दिन कहना है। तो हमें दोनों बातें याद रखनी है। राजस्थानी साहित्यकारों के अनुसार पद्मिनी कहां की थी? पुंगलगढ़ की थी। आरपीएससी किसे मानती है? गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री, जो कि सिंगल द्वीप के थे। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई? पहले ये लिख लेते। रावल रतन सिंह की रानी का नाम याद रखना, पद्मिनी। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना, पद्मिनी। मैं आजकल कई बच्चों को पूछता हूं कि यार रावल रतन सिंह की रानी का क्या नाम था? सब कहते हैं पद्मावती। एकदम तुरंत खड़ा, अरे गुरुजी मैं बताऊं क्या नाम है? पद्मावती। मैं मना कर देता हूं, उसके पद्मावती नाम की कोई रानी नहीं थी। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं? पद्मावती नाम था उनका। फिर मैं कहता हूं कि नहीं बेटा, उनका नाम पद्मावती नहीं था, उनका नाम पद्मिनी था। सर फिल्म में तो यही बताया। मैंने कहा फिल्म को फिल्मों की तरह ही देखा करो। जितना कबाड़ा हमारे इतिहास का इस बॉलीवुड ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। पद्मावती नाम की कोई रानी नहीं थी, पद्मावती ग्रंथ था, रानी का नाम पद्मिनी था। पद्मावती 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 करते हैं, और लोग कहते हैं कि साहब फिल्मों का क्या है, फिल्मों में तो दिखाते। अरे फिल्में इतिहास बदल देती है। जोधा अकबर फिल्म आई, लोग बाग मानने लगे कि अकबर की रानी का नाम जोधा था। अरे अकबर की किसी रानी का नाम जोधा नहीं था, उसकी उस रानी का नाम हरकाबाई था। जोधा उसके बेटे सलीम की रानी थी, जहांगीर की रानी का नाम जोधा था, जो कि जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी, उसको जोधा कहते थे। लेकिन फिल्म बनाई जोधा अकबर, तो सब जने कहने लग गए कि हाँ साहब अकबर जोधा प्रेम कहानी, ये अकबर जोधा की प्रेम कहानी। अरे जोधा नाम की तो उसके बेटे की बहू थी, उसकी थोड़ी थी। ये फिल्में ऐसे कांड करती है। हाँ चलिए, रानी कौन थी इनकी? पद्मिनी थी। ये किसकी पुत्री थी? पद्मिनी जो थी ये सिंगल द्वीप, ठीक है, समझ जाना। सिंगल द्वीप का मतलब क्या होता है आपका? श्रीलंका। ठीक है, सिंगल द्वीप के गंधर्व सेन, सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री, चंपावती की पुत्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ, फतेहपुर सीकरी में जोधा महल भी है। ये जोधा महल नाम बाद में पड़ा है, आजादी के बाद में जोधा महल कहने लगे उसको अकबर का महल ही कहा जाता था पहले, है ना। उन आजादी के जस्ट बाद में तो वो जोधा अकबर आ गई थी, पृथ्वीराज कपूर वाली, दिलीप कुमार वाली, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो वाला गाना, वो जोधा अकबर। वो तब से ही तो सारा काम खराब हुआ है। आई बात समझ में? जोधा महल पहले नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं फतेहपुर सीकरी में जोधा महल। तो ठीक है, तो सिंगल द्वीप के गंधर्व सेन में रानी चंपावती की पुत्री थी। राजस्थानी, यह भी लिख लो कि राजस्थानी साहित्य तारों के अनुसार पद्मिनी पुंगल के पुण्यपाल भाटी,
पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। ठीक है, ये भी लिख लो, क्या आरपीएससी पूछ ले कि साहब राजस्थानी साहित्यकारों के अनुसार वो कहां की थी। ठीक है, हाँ, राधे राधे, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अपने को दोनों चीजें याद रखनी है ना। आरपीएससी क्या मान रही है कि सिंगल द्वीप की है, गंधर्व सेन चंपावती की पुत्री है, और राजस्थानी साहित्यकारों के अनुसार क्या है भैया, पद्मिनी जो है पुण्यपाल भाटी, पुंगल के पुण्यपाल भाटी की पुत्री। हालांकि जब अपन पुंगल के जो भाट जो होते हैं, भाट बड़वाजी जो होते हैं, बड़वाजी की जो पोथी खोली गई, बड़वाजी कौन होते हैं आप सब लोग जानते हो, जो वंशकार लेखा जोखा रखते हैं कि आपके पूर्वज कौन थे, क्या नाम थे उनके, उनके कितने बेटे हुए, वो कौन कौन थे, उनकी बेटियां कितनी थी, उनकी शादियां कहां हुई, ये सारी चीजें जो लिखते हैं उनको बड़वाजी कहते हैं हमारे राजस्थान में। जब बड़वाजी की पोथियां खोली गई इस इतिहास को जानने के लिए, तो उसमें नाम था कि पुण्यपाल भाटी सामंत हुए हैं कहां के, आपके पुंगल के, और उनकी बेटी का नाम पद्मिनी उसमें भी लिखा हुआ है। आई बात सुनने? हाँ, आज भी नई बिरणी आओ तो बोली है कौन सी पुंगल री पद्मिनी है तू, है जो अतः भावखारी है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको बात याद रख लेनी है। अब हुआ क्या साहब, आगे और चीजें अपन देखते हैं। इनके टाइम के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण होता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों होता है गुरुजी? हुआ क्या कि इनके दरबार के अंदर एक राजगुरु थे, इनके राज पंडित थे राघव चेतन। इनके परिवार वाले शुरुआत से ही जो है राजपुरोहित रहे हैं मेवाड़ परिवार के। तो वो पारिवारिक के हिसाब से उनका बेटा राघव चेतन अब वो हो गया, राजपुरोहित हो गया। राजपुरोहित जो था उसको पंडिताई के नाम पर कुछ नहीं आता था, पंडिताई के नाम पर कुछ नहीं आता था, इस बात का ध्यान रखना। वो हनुमान चालीसा के अंदर फेरे करवा देता था, वो मेनली काला जादू करता था, अघोरी टाइप होते ना, वो उसका इंटरेस्ट उसमें था, तो वो सारे काम काले जादू वाले करता था। फिल्म में बताया कि साहब वो उनका जो एक प्राइवेट मोमेंट होता है राजा और रानी का, उनके बेडरूम के बाहर वहां तक पहुंच जाता है, वहां उनको देखता है और तुरंत फिर सीन देखा ही होगा है। मेरे को तो सबसे पहले यही गुस्सा आता है कि साला तुम लोगों ने रतन सिंह इनको बनाया, शाहिद कपूर को, छोटा सा टिंगना सा आदमी, रतन सिंह डाकी आदमी है, भरा बुरा आदमी, आदमी देख ले तो डर जाए, रात को सपने आ जाए, उठ जाए आदमी, सपने आ जाए, तो ऐसे आदमी होते थे पहले, उसको बनाया ये। तो वो देखते हैं कि जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो कोई उसको लगता है कि कोई सुन रहा है बात, तो वो चाकू फेंकता है, उसमें खून लग जाता है कि ये खून, ये चंदन की महक आ रही है इसमें, कौन है वो कि चंदन की महक पूरे चित्तौड़ में एक ही लगाता है, राघव चेतन। ऐसा कैसे हो सकता है यार, राजा है वो। आज आपको कहते हैं कि साहब आपके प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके शयन कक्ष तक आप पहुंच के बताओ, देखो कोई पहुंच के बता सकता है? नहीं बता सकता। आई बात समझ में? नहीं पहुंच सकता। राजा के शयन कक्ष तक कौन पहुंच जाए यार? हुआ ऐसा था कि साहब राघव चेतन जो था उसकी खबर मिल गई राजा को कि साहब इसको पंडिताई के नाम पर कुछ नहीं आता है, ये काला जादू करता है, लोगों को परेशान करता है। राजा ने एक दो बार तो उसको माफ किया कि यार ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो ब्राह्मण हो, लेकिन एक बार कुछ कोई बड़ाई कांड कर दिया, राजा ने भरे दरबार के अंदर उनकी बेइज्जती कर दी। यार तुम लोग कैसे आदमी हो यार, तुम ब्राह्मण के नाम पर धब्बा हो। तो इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा हो गए कौन, राघव चेतन। राघव चेतन ने भी दो उल्टे बोल दिए भरे दरबार में। तो राजा को अगर आप उल्टे बोलोगे तो राजा क्या सजा ही देगा। सभी लोगों ने कहा कि इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, इसलिए गुरुदेव आप सही सलामत चुपचाप यहां से निकल जाओ। देश निकाला दे दिया। राघव चेतन को क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। राघव चेतन वहां से निकल जाता है और घूमता फिरता चल जाता है कहां पर? दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाकर के मिलता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के मिलता है, उनको कहता है कि साहब आपको अपनी बेइज्जती याद है कि नहीं है? तो कौन सी बेइज्जती? कि जब आप गुजरात जा रहे थे आपसे टैक्स लिया था एक राज्य ने, हाँ वो मेवाड़ वालों ने लिया था, कि अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे? जगह जगह पर आपकी थू थू हो रही है कि बड़ा राजा बनता है, टैक्स दिया था वहां पर। हाँ यार बात सही है। हमें बताया गया है कि पद्मिनी की सुंदरता की वजह से गया। अरे पद्मिनी की सुंदरता की वजह एक वजह हो सकती है,
पद्मिनी की सुंदरता एक वजह हो सकती है, लेकिन चित्तौड़ पर आक्रमण सिर्फ पद्मिनी की सुंदरता नहीं था। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण थे। जैसे गुरु जी जैसे अगर अपन बात करें तो एक तो चित्तौड़ की जो स्थिति है, सामरिक दृष्टि से चित्तौड़ बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा मानस था दक्षिण भारत पर कब्जा करने का। उसे गुजरात जाना है, दक्षिण भारत की तरफ जाना है, तो वापस जाना कहां से पड़ेगा? चित्तौड़ से जाना पड़ेगा और फिर से टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने कहा, अगर चित्तौड़ पर अगर मैं कब्जा कर लूंगा, चित्तौड़ अगर अपना हो जाएगा, तो हमारी आधी सेना चित्तौड़ में रख देंगे। दक्षिण के अंदर कोई लफड़ा होता है तो वो वहीं से चित्तौड़ से सीधा चल जाएंगे, अपने को दिल्ली से जा करके वहां पर पीछे जाने की जरूरत नहीं है, चित्तौड़ से चले जाएंगे। ये हो गया सामरिक दृष्टि से। बेइज्जती का बदला भी तो लेना था। बेइज्जती कैसे? कि साहब मेरे से टैक्स लिया था उन्होंने। तो इस वजह से 1303 में कोई कहते हैं कि साहब 6 साल की घेराबंदी बताते हैं, बहुत गलत बात है। 1303 के अंदर मार्च में आए थे और अगस्त के अंदर ये युद्ध हो गया था। लगभग 6 महीने की घेराबंदी थी, 6-7 महीने की घेराबंदी थी, है ना। 1303 के अंदर ये आक्रमण करने आ जाता है, कहां पर? आपके चित्तौड़ पर। ठीक है, चलिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की घेराबंदी करता है, घेराबंदी करता है। कितने महीने की घेराबंदी थी? मार्च में आया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने की घेराबंदी। कितने महीने की? यहां लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो यहीं पे, 6 माह की घेराबंदी। ठीक है, 6 साल 8 साल सब फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है। 6 महीने की घेराबंदी थी। इन 6 महीनों के अंदर मार्च में आया था, मार्च में थोड़ी बहुत ठंड रहती है, उसको पता नहीं चला। फिर आया भाई साहब अप्रैल, उसके बाद में आया मई, उसके बाद में आया जून। और राजस्थान है प्रधान, जून के अंदर यहां पर हड्डियों को ताप देने वाली गर्मी पड़ती है। यही बात समझ में? राजस्थान के अंदर। और वो चित्तौड़ के अंदर वहां बैठा, परेशान हो गया, अरे भाई मरे, हम लड़ते लड़ते नहीं मरेंगे, ये गर्मी से मर जाएंगे। हाँ तो हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो गर्मी से मर जाएंगे, परेशान हो गया। तो वो क्या करता है फिर? वो क्या करता है? वो एक काम करता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मुस्लिम शासक हुए हैं, इनका एक तरीका हमेशा सबका नॉर्मल था, मतलब कि एक कॉमन तरीका था। क्या तरीका था? कि अगर हम इनसे डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत सकते तो इनके साथ धोखा कर दो। इनके साथ क्या कर दो? धोखा कर दो। इनके साथ यदि कोई व्यक्ति है उसको अपनी तरफ मिला लो, या उनके साथ में कैसा कुछ ना कुछ तो धोखा कर दो, तो अपन उसको जीत लेंगे। इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भेजा कि साहब हम यहां बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, अब नहीं लड़ेंगे, आप हमें जाने, हमारा पैसा खत्म हो चुका, हमें वापस जाने का किराया दे दो, हम वापस चले जाएंगे। रतन सिंह ने सोचा कि ठीक है, ऐसे ही जा रहे हैं, पैसा पैसा हमारे पास बहुत पड़ा है, ले जा। कि साहब मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं, दोस्ती के खातिर, अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मिलना चाहता हूं। ठीक है साहब, आ जाओ। अब मुझे यहां पर भी ये दिक्कत है, इतिहासकारों ने ये लिखा है कि साहब अलाउद्दीन खिलजी जाता है साहब किससे मिलने? आपके रतन सिंह से मिलने जाता है, और वहां जाकर के डिमांड करता है कि मुझे एक बार पद्मिनी के दर्शन करने दीजिए। और पद्मिनी को पद्मिनी महल में खड़ा किया जाता है, उसकी परछाई पानी में आती है, पानी की परछाई सामने लगे हुए शीशे पे जाती है, और शीशे के अंदर दर्शन करता है वो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कुछ सेकंड का दर्शन करता है और फिर पागल हो जाता है कि वाह ऐसी सुंदरता। अरे मुझे कोई एक बात बताओ, वो राजा है और राजा की रानी है, और उसमें भी क्षत्रिय राजपूत की रानी है। राजपूतों की लेडीज आज भी इतना घूंघट रखती है। आज के जमाने में भी किसी के भी घर पे चले जाओ, आपको पता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, भले ही वो मेरे घर में आ रहा है, वो आकर के आपको कहता है कि भाई साहब मेरे को तेरे लुगाई देखनी है, वो आदमी वहीं काट देगा उसको। आज के इस जमाने में, मॉडर्न जमाने के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि मन थारी लुगाई देखनी है, मन थोड़ी लुगाई का दर्शन करा दे, वो वहीं पे थप्पड़ मार देगा, आदमी को मार देगा। ये तो वो टाइम था।
है, उसको, जबकि राजा को पता है कि ये मेरे से जीत नहीं सकता, ये तो पहले हाथ जोड़ रहा है मेरे। ऐसे ऐसी सिचुएशन के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आकर के उसको कह रहा है कि भाई साहब मेरे को मंथारी लुगाई देखनी है। कैसे हो सकता है ऐसा? पता नहीं क्यों इतिहास में लिख दिया गया। आरपीएससी मानती है, हम लोग भी मानने लग गए, हम लोग उसको पढ़ने लग गए। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि कोई दुश्मन आकर के आपको कह दे कि यार मेरे को तेरे लुगाई दिखा दे। रतन सिंह वही टुकड़े टुकड़े कर देता उसके पीछे कहानियां क्या बने। ये सारा काम किया है भैया इसने, पद्मावत ने। पद्मावत कौन? पद्मावत ग्रंथ, आई समझ में? 1540 में लिखा गया पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। उसने मन में आए जैसी कहानी लिखी और उसी को आधार बना करके कर्नल जेम्स टोड ने लिख दिया, जबकि ऐसा कोई चीज हुआ ही नहीं था। हाँ, आई बात समझ? अरे वो घर की लक्ष्मी है, घर की इज्जत है। कोई हमारी तरह क्लास नहीं है जो यहां पर डेमो दे देंगे कि साहब एक बार डेमो दे दो। रतन सिंह ढंग से डेमो दे देता फिर उसका, लेकिन हम लिखते हैं, आरपीएससी मानती है, हमें पढ़ना पड़ता है। यही तो विडंबना है कि इतिहास गलत है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि लिखा गया है। जबकि राजस्थान के साहित्यकारों ने ऐसा कोई कांड, ऐसा कोई काम नहीं लिखा जो इसमें पद्मावत में लिखा हो। उस जमाने के जो अमीर खुसरो ने जो चित्तौड़ के किले में, तारीख अलाई के अंदर जो चित्तौड़ के किले का जो ये चित्तौड़ दुर्ग का जो साका लिखा है, ये जो युद्ध लिखा है, उसके अंदर भी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि साहब ऐसा समथिंग कुछ हुआ था। आई बात समझ में? चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ये कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कहानी के अंदर थोड़ा ट्विस्ट होना जरूरी है, थोड़ा सा इंतजार होना जरूरी है। इंतजार का मजा कुछ और है, कहानी के मजे कल और आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है ना। तो बाकी की क्लास अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो जुड़ जरूर जाना। कल भी इसी समय आएगी क्लास, 11:30 से 1:30 बजे तक क्लास होगी, है ना। और मेरा कहना यही है कि मेरी सारी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। आप फिर ढूंढो कि साहब अरे आनंद सर की क्लास यूट्यूब पे ढूंढ रहे, नहीं मिल रही, तो नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे 2-3 क्लासेस होती है हमारी, उसके बाद में एप्लीकेशन पर होती है। अगर आपको वास्तव में पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन पर आइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए और वहां पर क्लास लीजिए, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी साथियों। आप लोगों से मिलकर जुड़कर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।